हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था वर्क डन क्या होता है, उनके फार्मूलेज क्या होते हैं, अगर ग्राफ दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको याद होगा बच्चों, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है और उसके साथ साथ पढ़ेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण वर्क डन कितना होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होंगे बच्चों, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन है जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे मैं आपको फील कराता हूं, जैसे सपोज करो बच्चों कि एक कोई भी बॉडी एक एम मास का यहां रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी इस पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का और सरफेस का, तो बताना कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों। क्या ये वाला सरफेस इस पे नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा इस तरीके से, और ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा रहा होगा बच्चों इस तरीके से, है ना। तो देखो ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाया, ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाया, तो क्या हुआ, जो फोर्स ये ब्लॉक इस पे लगाया उतना ही फोर्स ये वाला सरफेस इस पे लगाया। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं अच्छे से। सो ये जो दो फोर्स हैं बच्चों, इन दोनों फोर्स को बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। आ रही बात समझ में? जैसे कि आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूं कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एक्शन रिएक्शन पेयर, दो फोर्स के एक्शन रिएक्शन पेयर होने का क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला, अगर मैं यहां लिख देता हूं बच्चों टॉपिक एक्शन रिएक्शन पेयर, तो सबसे पहला कंडीशन यही होना चाहिए बच्चों कि जो फोर्स लग रहा है ना वो दो बॉडीज पे लगनी चाहिए। बिल्कुल देखो, एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये, दो बॉडी पे लग रहा है। दे एक्ट ऑन टू बॉडीज, दो बॉडीज पे लगने चाहिए, लग रहे हैं भाई साहब। सेकंड बताओ, सेकंड क्या होना चाहिए कि ये दोनों फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होने कहने का मतलब कि अगर इस पे नॉर्मल लग रहा है तो इस पे भी नॉर्मल ही लगना चाहिए। आ रही बात समझ में? नेचर दोनों का फोर्स का सेम होना चाहिए। नेचर ऑफ फोर्सेज शुड बी सेम, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों। जैसे सपोज करो कि यही वाला बॉडी है ना, इस पे अगर हम एम मास का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाता है, एम एन इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, तो मतलब हम एन बराबर एम जी कह सकते हैं, है ना। देखो यहां भी तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, एन और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दो बॉडीज पे लग रहे हैं, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये एन है तो ये भी एन होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। आ रही है बात समझ में? नेचर सेम होना चाहिए, मतलब एक पेन तो दूसरे पेन, एक पे टी तो दूसरे पे टी, इस तरीके से। तो पहला कंडीशन क्या हो गया बच्चों कि नेचर ऑफ फोर्सेस सेम होने चाहिए, दे एक्ट ऑन टू बॉडी होने चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए बच्चों बताओ, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और फोर्थ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे दो बॉडीज है, दो बॉडीज लग रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। नेचर ऑफ फोर्स, इस पे भी एन, इस पे भी एन, ये भी फुलफिल हो चुका है। मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इस पे एन लग रहा है तो इस पे भी एन लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या ये वाला एन और ये वाला एन क्या एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना बच्चों, है ना। आप इसको तो एक्शन रिएक्शन नहीं पेयर बोल दोगे, क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि हाँ बिल्कुल यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दो बॉडीज पे लग रहे हैं, बट ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है बच्चों। नेचर सेम नहीं है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण वर्क डन टोटल कितना हो सकता है ना। आप चाहो तो इसको उतार लो बच्चों, है ना, मैं डिलीट करता हूं। देखो जैसे सपोज करो, आपको याद होगा बच्चों मैंने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। अगर मैं स्मॉल अमाउंट में लिखूं तो वर्क डन का फॉर्मूला यही था ना, एफ डॉट डी एस, इस तरीके से, या फिर यूं बोला जाए, इसको और अच्छे से तोड़ के लिखा जाए तो एफ डी एस कॉस थीटा। जहां पे ये कॉस थीटा क्या था बच्चों, तो अगर ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ds है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो थीटा क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते थे, आपको याद होगा, वे ds इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ट्रक है ऐसे, या कोई भी कार्ट है इस तरीके से,
इस तरीके से काट है बच्चों, और मान लेते हैं कि ये काट आगे की तरफ v से मूव कर रहा है ना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो मान लेते हैं कि एक इनसर्टेन टाइम मान लेते हैं बच्चों कि ये वाला काट जो है ना वो x दूरी आगे की तरफ मूव कर गया। अभी इस पे रखा ब्लॉक, अगर हम बात करते हैं इस पे रखा ब्लॉक, इस पे एक यहाँ पे ब्लॉक है बच्चों और दूसरा एक यहाँ पे ब्लॉक है, ऐसा, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अभी मेरे को बताना है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, m1 और m2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, उन दोनों के कारण वर्क डन कितना होगा। जैसे मान लो बच्चों अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, m2 का, तो बताओ ये m2 पे m1 क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा n, और इस m1 पे ये दिस इज m2 एंड दिस इज m1, और इस m1 पे ये वाला m2 क्या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा बच्चों n इस डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ अगर ये वाला काट x दूरी चल रहा है तो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्या वो भी x दूरी चला होगा बच्चों, ये भी x डिस्टेंस चला होगा, और ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो ये भी x दूरी चला होगा। तो जरा इन दोनों पे नॉर्मल के कारण वर्क डन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला नॉर्मल दिखाता हूं बच्चों। इस वाले नॉर्मल का डायरेक्शन किधर है, इधर है नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, x इधर है। इसकी बात अगर मैं करूं, इस पॉइंट की बात करूं बच्चों, इस बॉडी पे, तो बताओ नॉर्मल किधर है, इधर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर है बच्चों, इसी डायरेक्शन में है। तो बताओ इस नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एन एक्स कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, सो दिस विल बी द 180 डिग्री। और बताओ कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है ना, तो क्या मैं वर्क डन लिख सकता हूं बच्चों -n इंटू एक्स। अगर मैं इस n के कारण वर्क डन लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, n x cos, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, नॉर्मल भी उधर ही, x भी उधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, एंड cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, वर्क डन कितना हो गया, ये nx हो गया, है ना। चलो इसको मैं W1 मान लेता हूं, इसको W2 मान लेता हूं बच्चों। मेरे को बताओ अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूं नॉर्मल के कारण, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, W1 प्लस W2। W1 कितना है -nx, और W2 कितना है +nx, तो ये कितना हो गया वर्क डन टोटल 0। आ रही है बात समझ में, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण टोटल वर्क डन कितना होता है 0 होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। इस पे भी और भी प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, पहले आप इसको उतार लो। जैसे एक और मैं एग्जांपल यहां करा ही देता हूं, इसके बाद आप उतारना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1, वॉट एवर वी कैन से। इसको मान लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। जैसे सपोज करो कि ये ब्लॉक है इस तरीके से, एक ये ब्लॉक है, दिस इज m1, दिस इज m2, ये दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी टाइम में ये y दूरी कवर कर लिए, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा होगा ना बच्चों। बताओ कितना होगा एक्शन रिएक्शन पेयर, इस m1 पे क्या n1 ऊपर लग रहा होगा, और नीचे वाले पे किधर लग रहा होगा बच्चों, m2 पे नॉर्मल नीचे लग रहा होगा। अगर ये y दूरी पूरा का पूरा सिस्टम गया है तो ये वाला पॉइंट भी y दूरी ऊपर गया होगा बच्चों, और ये वाला पॉइंट भी y दूरी ऊपर गया होगा। तो बताओ वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लगाऊं, इस पे वर्क डन निकालूं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री क्या लिखोगे, एन वाई, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो मैं यही रहने देता हूं, प्लस अगर मैं इसके लिए लिखता हूं बच्चों, तो वर्क डन क्या होगा, नॉर्मल नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या लिखोगे एन वाई cos 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये वाला वर्क डन हो जाएगा बच्चों -y। तो अगेन क्या टोटल वर्क डन 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन रिमेंस, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर रिमेंस ऑलवेज 0, है ना बच्चों, बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये वाला आप पहले लिख लो। जैसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करें तो कई तरह का हो सकता है, जैसे नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिए बच्चों, नॉर्मल के बारे में, है ना। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर, आप इसको उतार लो बच्चों, कॉपी कर लो इसको, 2 मिनट पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। यहां से आप कंक्लूजन लिख लेना बच्चों, वर्क डन बाय, लिख लो, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर रिमेंस ऑलवेज 0, एज वी कैन से फ्रॉम द एग्जांपल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी में नॉर्मल पे ही एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। मैं आपको क्लियर कराता हूं वो है क्या, क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट क्या है।
जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, क्या चढ़ रहे हो, स्टेयर ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप h हाइट ऊपर जाओगे तो बताओ आप पे नॉर्मल ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हुआ, है ना। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन असेंडिंग, असेंडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, ऊपर चढ़ना, है ना, असेंडिंग अ स्टेयर ऑफ टोटल हाइट कितना टोटल आपको चढ़ना है बच्चों, h, तो बताने की वर्क डन कितना होगा। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर जाते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। जैसे मान लो बच्चों कि आप ऐसे चल रहे हो यूं, ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेयर बना हुआ है, इस तरीके से स्टेयर बना हुआ है, तो आप क्या करोगे कि इस पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, इधर नॉर्मल बना लोगे, ठीक। अब देखोगे कि सर अगर ये जो बॉडी है, ये जो आदमी है, अगर ये h हाइट ऊपर जाता है तो सर देखो यहां पे नॉर्मल भी ऊपर है और h भी ऊपर है, तो वर्क डन तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं ना, कितना लिखेंगे, n इंटू h cos 0 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू h, ये वर्क डन हो गया। ये गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम लोग को एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा, जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का F डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, उसमें एस क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो कि बच्चों यहां पे वर्क डन पॉजिटिव होता, मतलब नॉर्मल कुछ कार्य किया आपको नीचे से ऊपर ले जाने में, ये जो नॉर्मल आ रहा है कुछ वैल्यू आएगा बच्चों, अगर इसका वैल्यू पुट किया जाए, इसका मतलब नॉर्मल क्या कर रहा है कि कुछ कार्य कर रहा है आपको ऊपर ले जाने में, है ना। तो जब नॉर्मल आपको ऊपर उठा के ले जा रहा है तो आप क्यों थक जा रहे हो, आपको तो थकना नहीं चाहिए था, आपने तो काम किया नहीं, काम तो नॉर्मल ने किया आपको ऊपर ले जाने के लिए, देन व्हाई यू बिकम टायर्ड। आ रही बात समझ में? इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये गलत है, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो अब सही तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। मैं आपको थोड़ा सा ना अपने पैर, जो पैर से हम लोग चढ़ते हैं ना, उस पैर का थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज बनाता हूं, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं, देखो कैसे। यूं थोड़ा मैं पैर बनाता हूं बच्चों, देखो देखो बच्चों, जब हम लोग चढ़ रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है, ये दोनों पैर है हमारा, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं जब सीढ़ियों पे, तो क्या होता है कि एक पैर हम लोग का क्या होता है, सीढ़ियों पे होता है, ऐसे होता है, और दूसरा पैर ऐसे उठा करके आगे बढ़ रहे होते हैं हम लोग, है ना। तो इस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूं वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे कुछ नॉर्मल लग रहा है ना बच्चों, यहां पे नॉर्मल लग रहा है, यहां पे नॉर्मल क्या है, 0 है, यहां पे कोई नॉर्मल लग रहा है क्या, ये तो सरफेस से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब टच ही नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, जब यहां से यहां चढ़ा तो इस पॉइंट का देखो, अभी मान लेते हैं बच्चों ये हो गया आपका लेफ्ट लेग और ये हो गया राइट लेग, है ना, ये बायां पैर हो गया और ये दाहिना पैर हो गया बच्चों। अभी मेरे को बताओ, इस सिचुएशन में अगर मैं यहां पे वर्क डन निकालना चाहूं इस नॉर्मल के कारण, तो वर्क डन इस नॉर्मल के कारण कितना आएगा बताओ, नॉर्मल तो है, पर क्या इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, इस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है भाई साहब, नॉर्मल यहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, तो जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है उस पे तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, जिस एकदम एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे देखो बच्चों, इस इंस्टेंट पे अगर इस पे नॉर्मल लग रहा है तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन तो हो गया ना 0, क्योंकि हमारा क्या होता है फॉर्मूला ns cos थीटा, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, ये s 0 है तो वर्क डन कितना हो गया 0। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इस पैर की बात करूं तो यहां तो भाई साहब नॉर्मल ही नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या होगा, यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे बच्चों ns cos थीटा, इस तरीके से ns cos थीटा, तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का, इस पैर का यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कुछ, पर इस सिचुएशन में, इस समय
इस दरमियान इस पे नॉर्मल फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पैर तो उठा हुआ है जमीन से। तो क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल जीरो होने के कारण क्या टोटल वर्क डन जीरो हो गया बच्चों? तो बताओ टोटल पैर, इस पैर पे और इस पैर पे मिला करके वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब नॉर्मल वर्क यहां नहीं कर रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कैसे नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है मैं आपको समझा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों। जिस पैर पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उस इंस्टेंट पे, तो वर्क डन जीरो हो गया। और जिस पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पे फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पे भी वर्क डन जीरो हो गया। दैट मींस व्हाट? वर्क डन इन दिस केस रिमेंस ऑलवेज जीरो। मतलब नॉर्मल कोई कार्य नहीं कर रहा है भाई साहब, फिर कौन आपको ऊपर पहुंचा दिया? फिर किसने आपको ऊपर पहुंचा दिया जब नॉर्मल वर्क ही नहीं कर रहा? तो इसमें कौन वर्क करता है? इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, इंटरनल फोर्सेज काम कर रहे होते हैं। इसमें मैं काम कर रहा हूं, मेरा बॉडी काम कर रहा है, और चूंकि मेरा बॉडी काम कर रहा है, मेरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है बच्चों, तो मैं थकूंगा। इसीलिए जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो नॉर्मल वर्क नहीं करता, हम खुद वर्क करते हैं, जिसके कारण हम टायर्ड फील करते हैं, हम थक जाते हैं। आ रही बात समझ में बच्चों? इसको उतार लो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको पहले क्लियर करा दूं। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो वर्क डन तो जीरो हो गया, लेकिन अगर आप एस्केलेटर पे होते हैं, एस्केलेटर आप मॉल्स वगैरह में देखोगे बच्चों, वो जो स्टेयर्स होता है वो खुद ऊपर चलता चला जाता है ना? तो देखो, अगर मैं एस्केलेटर की बात करूं, एस्केलेटर पे अगर हम लोग चढ़ रहे हैं तो एस्केलेटर पे क्या होता है बताओ? जैसे फिर से मैं बनाता हूं, एस्केलेटर पे क्या तुम लोग को दोनों पांव यही होता है, इस तरीके से। ये बहुत मोटा पैर बन गया दोस्तों। ये लेफ्ट और ये राइट, जो लेफ्ट के थोड़ा सा पीछे है बच्चों, है ना? तो मेरे को बताओ, इस केस में क्या ये एस्केलेटर ही मूव कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में? जैसे मैं ये सीढ़ी जैसा बना देता हूं, अगर स्टेयर टाइप बना देता हूं, तो बताओ इस सिचुएशन में क्या होता है? हम थोड़ी चढ़ रहे होते हैं, ये तो एस्केलेटर ही ऊपर जा रहा होता है। जैसे मान लेते कि वाई ऊपर गया या टोटल एच ऊपर गया, तो अभी देखो हमारा पैर हमेशा स्टेयर के कांटेक्ट में है, हमेशा कांटेक्ट पे, और इस पे हमेशा नॉर्मल लग रहा है, टोटल नॉर्मल। लेफ्ट पे भी लग रहा होगा, राइट पे भी लग रहा होगा, तो हमेशा पैर कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल लगता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। तो नॉर्मल भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? n इंटू एच कॉस 0 डिग्री, जो कि वर्क डन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो एस्केलेटर के केस में नॉर्मल वर्क कर रहा होता है, उस तो जब नॉर्मल वर्क कर रहा है मुझे ऊपर पहुंचाने में, तो मेरे को कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ऑर्गन सिस्टम मस्त रेस्ट में एकदम बैठा हुआ है, तो मेरा ऑर्गन सिस्टम कोई काम ही नहीं कर रहा, तो मैं नहीं थकता हूं। कौन थकता है? कोई नहीं थकता। एस्केलेटर ऊपर चला जाता है, वो वर्क डन करके पहुंचा देता है, हम काम नहीं करते, तो हम नहीं थकते। आ रही है बात समझ में? तो इस केस में जब हम स्टेयर पे चढ़ रहे होते हैं तो वर्क कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस पैर पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, जिसका डिस्प्लेसमेंट उस पे नॉर्मल नहीं। आ रही बात समझ में? और जब एस्केलेटर की बात करें या लिफ्ट की बात करें बच्चों, एलिवेटर की बात करें, तो उन दोनों केस में हम लोग नहीं थकते, ऊपर जाने में आराम से पहुंच जाते हैं एकदम बिना थके हुए। तो उस केस में क्यों नहीं थकते? क्योंकि नॉर्मल कार्य कर रहा होता है, हम लोग कार्य नहीं कर रहे होते हैं, है ना? उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कई बार इसमें उलझाया गया है। हो गया? चलो, बात हो गई नॉर्मल की, है ना? अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम एक और नए टाइप ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स में। तो सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या हो रहा होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। फिर से वही काट वाले एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपल काट वाले ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पे एक स्मॉल मास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये वाला जो काट है वो मान लेते हैं कि एक मूव आगे कर गया, ठीक है। अभी कार्ट पे अगर ब्लॉक रखा रहेगा तो ब्लॉक भी आगे जाएगा। ऐसा समझो कि कुछ सामान ऐसे ढोया जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जा रहे हैं हम लोग, हमारा मान लो घर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे हम टीवी को लेकर जा रहे हैं मास एम का, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि अगर ये वाला, अच्छा इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों स्मॉल एम का, तो मेरे को बताना जरा, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम, हम केवल अभी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल
और mg नहीं दिखाते हैं, अभी केवल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो मेरे को बताओ बच्चों, ये जब ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे ही लग रहा होगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा। अच्छा, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो क्लियर है ना बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडी चल रहा होता है, जैसे मान लो कि दो ऐसे बॉडी चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ चले, मतलब दोनों के बीच में ऐसा कोई स्लिपिंग ना हो रहा हो, मतलब ये चल रहा है तो ये भी चल रहा है, ये रुका हुआ है तो ये भी रुका हुआ है भाई साहब, ऐसे दोनों रुके हुए हैं, या फिर दोनों चल रहे हैं तो दोनों ऐसे चल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है, ऐसे स्लिप नहीं हो रहा है बच्चों, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। आपको याद नहीं होगा तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। चलो देखो, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, और जिस पॉइंट मान लेते हैं बच्चों कि इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ। मैं काट की जरा बात करता हूं, अगर मैं काट की बात करता हूं तो काट पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट मींस इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x हो रहा है ना। तो बताओ, इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कितना लिख दोगे? W1 अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो 0 डिग्री होगा उन दोनों के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ, वर्क डन इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, Fs x cos 0 डिग्री, दैट मींस कितना हो जाएगा बच्चों? ये Fs इंटू x, सिंपल सी बात है एकदम। अब बताओ, ये तो W1 आ गया। सिमिलरली इस पे अगर हम लोग फ्रिक्शन वर्क डन निकालना चाहें काट पे तो कितना लिखोगे बच्चों? Fs डिस्प्लेसमेंट x cos, कितना एंगल लिखो? देख, डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? माइनस, दैट मींस वर्क डन कितना हो गया? W2 अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस Fs इंटू x। सो टोटल वर्क डन आप फिर से देख रहे हो कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जा रहा है क्या? देखो, प्लस माइनस 0। इसका मतलब हम यहां भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल जो एक्शन रिएक्शन पेयर है उनके कारण टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। आ रही है बात समझ में? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना बच्चों कि किसी एक बॉडी पे 0 होगा, एक बॉडी पे, जैसे मैं केवल इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है कितना? Fs इंटू एक्स। इस काट पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है माइनस Fs इंटू एक्स, पर टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना कर रहा है? 0 कर रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण टोटल वर्क डन 0 होता है। आ रही है बात समझ में ना? तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही सर वर्क डन 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन 0 नहीं कह सकते किसी एक बॉडी पे, टोटल मतलब दोनों बॉडीज का मिला करके 0 होता है। एक्शन रिएक्शन वर्क डन बाय टोटल एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी 0, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो आप कंक्लूजन में लिख लो इसमें भी, द वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो 0। क्लियर है बच्चों? इसको उतार लो, फिर एक और कॉन्सेप्ट इस पे सिखाता हूं, है ना। चलो, फिर से वही चलने वाली बात कि अगर आप चलते हो, अच्छा मेरे को बताओ आप कैसे चल पाते हो? कैसे चलते हो आप? रोड पे अगर चल रहे हो तो किसके कारण चल पा रहे हो? फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जब ऐसे आप कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बच्चों तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा होता तो आप आगे बढ़ जाते हो, है ना। फ्रिक्शन ही हमें मूव कराता है। तो बताओ, जैसे कि क्वेश्चन फिर से वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फाइंड वर्क डन ऑन अ मैन by static friction if he walks डिस्टेंस। कितना चला बच्चों? मान लेते कुछ भी डिस्टेंस, मान लो x ही मान लो, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो अगेन जरा हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखो, फिर से बच्चों कहीं ऐसा कंफ्यूज ना हो जाना कि सर ये जो लड़का है इस तरीके से न्यू, ये ऐसे आगे, सर अगर x आगे गया है तो पक्का फ्रिक्शन आगे लगा होगा तभी तो आगे गया होगा ना सर। बिल्कुल अच्छी बात है। तो सर देखो ना, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, वह फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो सीधा सीधा वर्क डन क्यों नहीं लिख देते हो सर? Fs इंटू एक्स। ये सही कॉन्सेप्ट है क्या? लास्ट जैसा है? बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एक पूरे कंप्लीट में देख रहे हो, आपको देखना है पैरों पे क्या हो रहा है ना। तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, सॉरी ये वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट गलत है बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता, फ्रिक्शन काम कर रहा होता भाई साहब, तो हम लोग नहीं थकते चलने में,
आ रही बात समझ में? पर चलने में हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। कोचिंग जाते होगे, इंस्टीट्यूट जाते होगे, स्कूल जाते हो तो जरूर थकते होगे, इसलिए बाइक से जाते होगे, है ना। चलो देखते हैं आगे हो क्या रहा है। पैरों की बात करते हैं, जरा पैर का देखते हैं हम लोग। अगेन बच्चों इसी तरीके से देखो, देखो बच्चों, जब हम ऐसे चल रहे होते हैं तो मान लेते हैं कि ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, ठीक। मेरे को बताओ, अगर इस केस में बात करें तो ये इस पैर पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा बच्चों, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा, ठीक। इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लग रहा है, कांटेक्ट में नहीं है, तो कहां से लगेगा, ठीक। बताओ, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जरूर रहा है, पर इस इंस्टेंट पे क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? ये तो भाई साहब चुपचाप चिपका हुआ है जमीन से, ये वाला पैर आगे बढ़ रहा है ना, तो इस पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे जो फ्रिक्शन के कारण होगा वो जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में देखो बच्चों, यहाँ पे तो भाई साहब फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या लगेगा? कद्दू। वर्क डन हो गया जीरो। तो अगेन यहाँ पे वर्क डन बाई टोटल फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चों, या स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? जीरो हो गया। अब मान लो जब ये वाला पैर रख देते हैं राइट लेग और लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ऐसा ही सिचुएशन कुछ बन रहा होगा। देखो अभी क्या है बच्चों, ये राइट लेग हो गया और ये लेफ्ट लेग। अब देख, अब राइट लेग पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लग गया, पर अब राइट लेग का ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि ये तो चिपक गया, ये तो जमीन पे है, ये तो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण अगेन वर्क डन जीरो, और यहाँ तो भाई साहब लेफ्ट लेग पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो गया, तो यहाँ भी वर्क डन जीरो। तो अगेन वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब जब हम चलते भी हैं जमीन पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कोई कार्य नहीं कर रहा होता है आपके बॉडी पे, आपके बॉडी पे वर्क फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा होता है। इसलिए हम लोग कि कौन वर्क करता है, फिर हम आगे बढ़ रहे तो कौन वर्क कर रहा है? हमारा ऑर्गन सिस्टम कर रहा है, जिसके कारण चलने से हम थक जाते हैं। आ रही है बात समझ में? चलो उतार लो बच्चों। थर्ड में एक और एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चों, आप लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन क्या होता है? जैसे स्ट्रिंग अगर मान लो है, मासलेस स्ट्रिंग की अगर अपन बात करते हैं तो मासलेस स्ट्रिंग के बारे में पढ़ोगे आप लोग लॉज ऑफ मोशन में। तो मासलेस स्ट्रिंग, जैसे कि मैं एक सिंपल से बात बताता हूं, देखो थर्ड में लिख लेते हैं बच्चों, कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर देख रहे हैं अपन? टेंशन, है ना, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग की बात करें बच्चों अपन, तो बताओ मेरे को, जैसे मान लो कि ऐसा कोई भी लिफ्ट है, यूं लिफ्ट समझते हो ना, वही बिल्डिंग वाली लिफ्ट जिस पे चढ़ के जाते हो आप लोग ऊपर। चलो ऊपर मतलब अपवर्ड फ्लोर पे भाई साहब, ऊपर नहीं। चलो मान लो कि ये मास m है। अभी मान लेते हैं बच्चों ये लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि टोटल हाइट h ऊपर चला गया। मेरे को बताओ जरा, टेंशन बताते हैं। तो इस पॉइंट पे जैसे इस स्ट्रिंग का बनाते हैं, तो लिफ्ट का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो लिफ्ट का क्या हो रहा है, ये वाला धागा लिफ्ट को क्या नीचे की तरफ T से खींच रहा होगा, और अगर मैं इस m मास को बनाता हूं तो इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा बच्चों, है ना, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, व्हाटएवर कैसे भी चल रहा है, बस h हाइट ऊपर चला गया। अब मेरे को बताओ कि ये वाला पॉइंट कितना ऊपर चला गया, h, और ये वाला पॉइंट भी कितना ऊपर चला गया बच्चों, h। यहां पे टेंशन के कारण वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, T इंटू एच कॉस 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, माइनस टी एच लिख दो, है ना, कॉस थीटा का 180 का वैल्यू -1, और यहाँ पे लिखोगे बच्चों तो वर्क डन कितना हो जाएगा, T इंटू एच, तो ये कितना हो गया, टी एच कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना हो गया बच्चों, टी एच। तो बताओ अगेन टोटल वर्क डन कितना हो गया, अगेन टोटल वर्क डन बाई टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया क्या? टोटल वर्क डन बाई टेंशन मतलब इन दोनों के कारण, इस टेंशन एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण, किसी एक के कारण नहीं, एक के कारण तो वर्क डन हो रहा है ना बच्चों। लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर सवाल पूछता है फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ऑफ मास m, अगर मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन m मास पे कितना वर्क डन कर रहा है, तो कर रहा है सर, देखो यहां पे टीएच कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन लिफ्ट,
कितना कर रहा है सर, देखो -TH कर रहा है, बट एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण, सॉरी इस टेंशन और इस टेंशन के कारण टोटल वर्क डन कितना हो जा रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में? एक और एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं ये पुल्ली है, पुल्ली में एक ब्लॉक ऐसे यहां पे हम लोग लटका देते हैं बच्चों, एक ब्लॉक यहां पे ऐसे लटका देते हैं। चलो मान लो कि ये M1 है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं बच्चों, आप इसको उतार लो, पहले 1 मिनट पॉज करके उतार लो, फिर मैं थोड़ा पुल्ली वाला दिखा देता हूं, है ना, हो गया। देखो अगर मैं थोड़ा पुल्ली के बारे में बताता हूं, ये M1 है बच्चों, ये M2 है, और ये स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस लेके चल रहा है ना, हम लोग यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग ले रहे हैं, मासलेस स्ट्रिंग। अगेन यहाँ पे बताओ वर्क डन बाय टेंशन, मान लेते हैं बच्चों अगर आप रिलीज करते हो, अगर ये वाला हेवी है, मतलब ये वाला भारी मास ज्यादा है, तो पक्का ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। बाय कंस्ट्रेंट मोशन आप पढ़े होंगे बच्चों, अगर ये h हाइट नीचे जाता है तो ये h हाइट ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो वर्क डन बाय टेंशन अगेन हम लोग को बताना है। जरा बताओ इस बॉडी पे टेंशन कितना लग रहा है, M2 पे कितना टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ T, और इस M1 पे कितना लग रहा है बच्चों, इस पे भी ऊपर T लग रहा है ना। दोनों पे सेम फोर्स लगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग, आपको याद होगा कि लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, जब स्ट्रिंग मासलेस होता है तो अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होता है ना। चल अभी मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट M1 जो मास है, इसका डिस्प्लेसमेंट h नीचे और इसका डिस्प्लेसमेंट h ऊपर, तो अगेन वैसा ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है ना बच्चों। वर्क डन यहाँ पे अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, TH cos 180 डिग्री मतलब -TH, और यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, T × H। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0। इस बॉडी पे इतना, इस बॉडी पे इतना, टोटल वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ टेंशन फोर्स इज 0। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों, तो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, है ना। किसी भी एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स के कारण टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर आपको ध्यान में है क्या है ना, कि दो बॉडीज पे लगने चाहिए फोर्स, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट जरूर करो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना। ओके बाय।